उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश, महत्वपूर्ण वीडियो आज का होने वाला है। मित्रों, आपको बता दें, 12 सितंबर 2015 को माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद द्वारा शिक्षा मित्रों के मामले पर सुनवाई चली, लेकिन सरकार पार्टी थी, शिक्षा मित्र पार्टी नहीं थे। और शिक्षा मित्र अपने नौकरी पा जाने के बाद वेतन में एरियर में लगे हुए थे और लगातार हाई कोर्ट में सुनवाई चली और हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त कर दिया। उस निरस्त करने के कुछ कारण थे, जिन कारणों से शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ। उसके 4 मुख्य कारण उसमें थे, उनको आधार बना करके समायोजन निरस्त किया गया। जबकि इतना बड़ा फैसला, शिक्षा मित्रों का इतना बड़ा फैसला कि जिससे 10 लाख लोग उनके परिवार से जुड़े हुए हों और माननीय कोर्ट द्वारा समायोजन निरस्त होता है, उस पीरियड में करीब 1500 साथी उस दुख को सहन नहीं कर सके और आत्महत्या जैसे कदम उठाए और अकाल मृत्यु के कारण बने। उसी बीच उस केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सरकार उसी में पार्टी बनी, शिक्षा मित्र उसमें भी पार्टी नहीं बना और माननीय सुप्रीम कोर्ट में 1.5-2 साल तक केस चला। एक बार स्टे हो गया हाई कोर्ट के फैसले पर और पुनः वेतन मिलना शुरू हुआ और एक दिन वो आया, वो दिन था 25 जुलाई 2017, जिस दिन उत्तर प्रदेश के 1,37,000 शिक्षा मित्रों के परिवार पर बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेम ज्यों का त्यों जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, उसी फैसले को दोहरा दिया और उस गम में आज उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र 5 वर्ष जुलाई में होने जा रहे हैं। और किस तरह उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र आज घुट घुट के मर रहा है। 8000 शिक्षा मित्र अपनी जान गंवा चुके हैं इस आदेश के बाद। आज इस वीडियो में दोस्तों उन 4 बिंदुओं का विश्लेषण, जिनके आधार पर आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट, जहां से आपका समायोजन निरस्त हुआ है, वहीं से आपका सम्मान वापस होगा। उन 4 बिंदुओं के आधार पर उनके सारे प्रमाण आज सुप्रीम कोर्ट में हमारे शिक्षा मित्रों के बीच आए। श्री संजीव बालियान जी ने अपनी एक लेटर पिटीशन के माध्यम से 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट में आपकी समस्या को समझते हुए एक जनहित याचिका डाली है। उस जनहित याचिका में समस्त जजों को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को और एनसीटी को पार्टी बनाया गया है। उस केस को 2 साल तक पेंडिंग में चलता रहा और आज 2 साल के बाद मई 2022 से उस पर अध्ययन शुरू हो चुका है और उस अध्ययन के बाद हम सभी को विश्वास करना होगा, 1,37,000 परिवारों को कोर्ट पर विश्वास करना होगा, क्योंकि आज तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अभ्यर्थी चार वाले हों, अगर वो गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें विद एरियर बहाल किया। हम शिक्षा मित्र तो उत्तर प्रदेश के एक 22 साल से सेवा देने वाले और योग्य व्यक्तियों में से हैं। उस वक्त जब शिक्षा मित्र लगा था, उस वक्त उसके ग्राम पंचायत में उससे बराबर योग्यता वाला कोई व्यक्ति नहीं था। आज हमें उम्मीद होनी चाहिए, हमें विश्वास रखना होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय जनता के लिए, न्याय के लिए बनाए जाते हैं, ना कि अन्याय के लिए। हमें विश्वास करना होगा और इस पिटीशन के माध्यम से हमें बहुत जल्द हमारा समायोजन बहाल होगा। आप विश्वास नहीं कर सकते, आपको विश्वास करने के लिए जो 4 बिंदु माननीय हाई कोर्ट ने
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके आधार पर आपकी नौकरी ले ली, जो आपका संविधान निरस्त हुआ। आज उन बिंदुओं पर मैं आपको विस्तृत बताने जा रहा हूं। आप इन बिंदुओं को ध्यान से, गौर से पढ़िए, सुनिए, समझिए और आपको न्याय निश्चित ही। मित्रों, ये 4 बिंदु थे, उनमें हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा समायोजन निरस्त किया है, उन बिंदुओं को सुने। पहले इन्होंने पहले बिंदु में कहा कि इनकी सेवा सामुदायिक सेवा है, यानी एक तरह से ये समाज सेवक हैं। दूसरा बिंदु था, उन्होंने कहा कि अनक्वालिफाइड हैं, अर्थात ये अयोग्य हैं। तीसरा बिंदु था, इनकी नियुक्ति गैर कानूनी है, इनकी बैक डोर से एंट्री हुई है। और चौथा बिंदु था, उमा देवी केस को आधार बनाकर इनको 2 भर्ती के माध्यम से नियमित करना। तो दोस्तों, ये वीडियो आप पूरी देखें, ये चारों बिंदुओं का विस्तृत जानकारी अवश्य लें। और आपसे एक निवेदन है हमारा कि हम आपको सही और सटीक जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको सही लगे तो लाइक करें। और अभी सभी शिक्षा मित्र भाइयों बहनों तक जो आज निराशाजनक स्थिति में हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं, उनके पास अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि आज आत्महत्या करना कोई समाधान नहीं है। आपको इंतज़ार करना होगा, विश्वास करना होगा, आपका सम्मान जहां खोया है वहीं से प्राप्त होगा। अब ले चलते हैं पहले क्वेश्चन के पास। पहला प्रश्न है, कोर्ट ने कहा इनकी सेवा सामुदायिक सेवा है। तो इसका माननीय संजीव बालिया जी ने इन प्रश्नों का उत्तर अपनी पिटीशन में इस प्रकार दिया है, आप ध्यान से सुने। देखिए, शिक्षा मित्र योजना का मूल शासनादेश 26 मई 1999 को जारी हुआ। कहीं पर भी शिक्षा मित्रों की सेवा को सामुदायिक सेवा उस शासनादेश में नहीं माना है, जिसकी शासनादेश संख्या है 2604/15/5/1999, 282/98। इस शासनादेश में कहीं भी आपको शिक्षा मित्रों को सामुदायिक सेवा नहीं माना है। आपकी सेवा सामुदायिक सेवा कहीं नहीं मानी है। अब एक शासनादेश सरकार द्वारा 1 जुलाई 2000 को जारी किया जाता है, उसमें संशोधन किया जाता है और एक शब्द जोड़ दिया गया, और वो शब्द था सामुदायिक सेवा। क्या ये संशोधन करने की शक्ति अधिकार प्रमुख सचिव को थी? पहली बात तो ये शिक्षा मित्र योजना के 2 और भी शासनादेश हुए, इस हिसाब से वो भी असंवैधानिक है। मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि ये संवैधानिक हैं, तो बात करते हैं संशोधन की। इसकी स्पष्ट व्याख्या केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973 से मिलती है। राज्य सरकार, उसमें लिखा है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार अगर कोई ऐसा एक्ट या शासनादेश जारी करती है तो उस शासनादेश का वह हिस्सा जो किसी मूल अधिकारों को सीमित करता है वह खारिज समझा जाएगा। इसमें आपके मूल अधिकारों को सीमित किया गया, मूल अधिकार को छीना गया। तो इस केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के आदेश के अनुसार आपका जो आदेश में लिखा है कि आपकी सेवा सामाजिक सेवा है, आप एक समाज सेवी हैं, वो बिल्कुल सिद्ध नहीं होती। एक समाज सेवक को और एक शिक्षक में क्या अंतर है, ये भी उन्हें बताना चाहिए। क्या एक समाज सेवक को मानदेय दिया जाता है, ये भी उसमें कहा गया। आपको पता होना चाहिए, शिक्षा का सार्वभौमिकरण की नीति पूरे देश में लागू हुई, लेकिन पूरे देश ने, सभी राज्यों ने ये संविदा कर्मी, पैरा टीचरों को सामुदायिक सेवा नहीं माना, लेकिन उत्तर प्रदेश ने क्यों माना?
क्या किसी समाज सेवी को मानदेय दिया जाता है? क्या किसी समाज सेवी को बैटिज दे करके अध्यापक बनाया जा सकता है? जैसे कि 2007 में शिक्षा मित्रों को 10% बैटिज दे करके भर्ती में विशिष्ट बीटीसी में तमाम शिक्षा मित्रों को अध्यापक बनाया गया। ये साथियों पहले बिंदु का आंसर जो कोर्ट में दिया गया है पिटीशन के माध्यम से। अब हम ले चलते हैं दूसरे पॉइंट के पास। जो दूसरा पॉइंट लिखा था उसमें ऑर्डर में कि ये अनक्वालिफाइड है यानी अयोग्य है। तो एक अयोग्य व्यक्ति की परिभाषा, एक अनक्वालिफाइड व्यक्ति कौन होता है, वो इसका आंसर हम इसमें बताने जा रहे हैं। समझिए, जब शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई तब जो शिक्षक की योग्यता थी, पात्रता थी, इंटरमीडिएट प्लस बीटीसी थी। 23 अगस्त 2010 आईटी एक्ट लागू होने से पहले यही पात्रता थी और शिक्षा मित्रों की सभी नियुक्तियां 23 अगस्त 2010 से पूर्व की हैं। जब आप 1999 से लेकर 2009 तक लगे हैं और 23 अगस्त 2010 से सभी पूर्व के लगे हुए हैं, तो आईटी एक्ट आप पर कैसे लागू हो गया, ये भी इसमें विस्तार से लिखा गया है। तीसरा पॉइंट इसमें लिखा है उत्तर में कि सेवारत प्रशिक्षण उसी व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसकी नियुक्ति पहले से की गई हो उस विभाग में। तो आप पहले से ही लगे हुए थे, इसलिए आपको प्रशिक्षित किया गया और सेवारत प्रशिक्षण कराया गया, आपको ट्रेंड करा दिया गया। पॉइंट नंबर 4 आंसर में लिखा है एनसीटी के चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार को टेट में छूट के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा। उसमें लिखा राज्य सरकार शिक्षा मित्रों को टेट में छूट दे करके समायोजन कर सकती है। इस सभी के शासनादेश उसमें लगे हुए हैं। जब उन्होंने लेटर जारी किया उस वक्त भी शिक्षक की योग्यता इंटरमीडिएट बीटीसी प्लस टेट थी, लेकिन उन्होंने टेट की छूट का लेटर जारी किया। फिर अयोग्य कैसे हुए? 5वां बिंदु था अयोग्यता में, अगर किसी एक परीक्षा को आधार बनाकर किसी को अयोग्य कहना है, कैसे न्यायोचित मान सकते हैं? किसी एक व्यक्ति के कहने से कैसे सभी अयोग्य हो सकते हैं? जब समायोजन निरस्त हुआ उस वक्त 1,24,000 शिक्षा मित्र एनसीटी से परमिशन लेकर के और प्रशिक्षित हुए थे। उन्होंने दूरस्थ बीटीसी की थी, तो उनको भी कोर्ट ने नहीं देखा और 22,000 शिक्षा मित्र 2014 में ही टेट की चुके थे, उनको भी अयोग्य कैसे कह दिया? किसी एक व्यक्ति के गुण दोष के कारण पूरे समाज को दोषी हम कैसे ठहरा सकते हैं? ये सब उसमें जवाब में लिखा है। क्या किसी एक नौकरशाह के भ्रष्ट होने के कारण पूरी नौकरशाही को भ्रष्ट कहा जा सकता है? क्या किसी एक जज के गलत फैसला देने से सभी जजों को गलत ठहराया जा सकता है? ये सब अयोग्यता के सापेक्ष उत्तर में लिखा है। एक उदाहरण है, इसको आप गौर से समझिए। उदाहरण है अक्टूबर 2019 का। अहमदाबाद में जजों के प्रमोशन के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 119 जज 1372 वकीलों ने हिस्सा लिया, परंतु एक भी व्यक्ति पास नहीं हुआ। क्या सभी अयोग्य हो गए? इन बिंदुओं के आधार पर दूसरा बिंदु जिन्होंने कहा था कि ये अयोग्य है, अनक्वालिफाइड हैं, इसका पूरा जवाब इन बिंदुओं के आधार पर क्लियर होता है। अगली तीसरी बात उन्होंने कही थी जिस पे आपका समय निरस्त हुआ था, इनकी नियुक्ति गैर कानूनी है, बैकडोर से एंट्री हुई है। तो आप तीसरे बिंदु का भी उत्तर सुन लीजिए। ये कहने का अधिकार सिर्फ न्यायपालिका को तभी हो सकता है, न्यायपालिका में बैठे जजों को तभी हो सकता है जब इन गैर कानूनी नियुक्ति का शासनादेश जारी करने वाले प्रमुख सचिवों, शासनादेश को मान्यता देने वाले राज्यपाल महोदय, नियुक्ति करने वाले जिला अधिकारी महोदय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय
को सज़ा सुनाने की शक्ति हो, क्योंकि संविधान सभी के लिए बराबर होना चाहिए। फिर अपने जजमेंट में आप इस कह दीजिए, लिख दीजिए कि इस देश के नौकरशाहों पर गैर कानूनी काम करने की इजाज़त है, उन पर ये भारतीय संविधान लागू नहीं होता। इसके उत्तर में साफ लिखा है कि क्या ये गैर कानूनी नियुक्ति नौकरशाह करते रहे और संविधान में बैठे लोगों को ये उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। क्या नौकरशाहों को ये गैर कानूनी नियुक्ति करने, गलत कार्य करने की अनुमति है? ये आप अपने इसमें लिख दीजिए। और उन्होंने एक बिंदु और भी लिखा, उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने और भी इस तरह के मामले आए हैं और ऑर्डर भी आए हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के पैरा टीचरों पर दिया गया जजमेंट जिसकी अपील संख्या है 2813/1013। दूसरा जजमेंट इसी न्यायपालिका ने आंध्र प्रदेश के पैरा टीचरों पर दिया जिसकी अपील संख्या है 3609/2002। अब हम ले चलते हैं अंतिम चौथे बिंदु के पास। जिस चौथे बिंदु जो था, जिसके आधार बनाया था आपके समायोजन निरस्त होने में, उन्होंने कहा कि उमा देवी केस को आधार बनाया। देखिए, उमा देवी केस, इसका उत्तर लिखा है, उमा देवी केस लागू शिक्षा मित्रों पर नहीं होता। बुद्धि और विषय विवेक बुद्धि और का विषय ये है कि 10 वर्ष बाद उमा देवी केस को थोपना असंवैधानिक नहीं, अमानवीय भी है। उमा देवी केस वाणिज्य कर विभाग से है, जिस शिक्षा विभाग से संबंधित नहीं है। शिक्षा हमारे राष्ट्र निर्माण की एक नींव है और वाणिज्य कर विभाग पर खड़ा होने वाला एक भवन है। जिन शिक्षा मित्रों ने अपनी जवानी के गोल्डन पीरियड 14 साल कम वेतनमान पर राष्ट्र निर्माण के योगदान में गंवा दिए और उनको सहायक अध्यापक बनाना इनके सम्मान की स्थिति है और उनको नीचे गिराना अपमान की स्थिति है। जिस आदेश के कारण 5000 शिक्षा मित्र आत्महत्या जैसे शिकार बने हों, तो इन मौतों का जिम्मेदार कौन? इन 4 बिंदुओं का स्पष्ट तरीके से जवाब मानिए कोर्ट में हमारे बीच एक समाज सेवी, शिक्षा मित्रों के लिए पीड़ा को समझने वाले संजीव बालियान जी द्वारा बड़े स्पष्ट तरीके से रखा गया है। और पॉइंट तो उन्होंने बहुत सारे रखे हैं, लेकिन उमा देवी केस को आधार बनाकर 2 भर्तियां थोपना ये न्यायोचित कैसे हो सकता है? 68,500 69,000 की 2 भर्ती अलग अलग, उनमें मात्र 20,000 शिक्षा मित्र भी भर्ती नहीं हो पाए और 22,000 शिक्षा मित्र आईटी एक्ट के मानक पूरा करते हुए उस वक्त भी टेट पास थे। कोर्ट और राज्य सरकार का ये बहुत बड़ा फेलियर था, क्योंकि ये दोनों भर्तियां कोर्ट के जजमेंट के अनुपालन के अनुरूप नहीं हुई। अगर कोर्ट के अनुपालन में होती तो शिक्षा मित्रों को नौकरी से नहीं हटाया जाता। आईटी एक्ट की जो टेट परीक्षा की बाध्यता है, उसमें राज्य सरकार ने एक और परीक्षा जोड़ दी, सुपर टेट, अपनी तरफ से थोप दी। ये आईटी एक्ट का उल्लंघन है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी उल्लंघन है। इस तरह तो ये दोनों भर्तियां ही असंवैधानिक हो जाती हैं। अगर राज्य सरकार को आईटी एक्ट के बाहर जाकर परीक्षा थोपने का अधिकार है, अगर राज्य सरकार को आईटी एक्ट से बाहर जाकर परीक्षा थोपने का अधिकार है, तो फिर राज्य सरकार को समायोजन करने का भी अधिकार है। समायोजन असंवैधानिक कैसे हो सकता है? इन तमाम बिंदुओं के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट आपके इस केस पर विचार कर रहा है। आप लोग निराश हताश बिल्कुल ना होइए और विश्वास रखिए, निस्वार्थ भाव से हमारे इस केस में पैरवी करने वालों के आप साथ खड़े हो जाइए और आपको अवश्य बहुत जल्द न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट भी आपको न्याय देने के लिए मजबूर होगा। आज सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों के मामले को बहुत गंभीर तरीके से लिया है और हमें विश्वास है, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सभी 1,37,000 परिवारों को जल्द न्याय मिले और आपके परिवार, आपके बच्चे खुशहाल हो सकें। धन्यवाद। आप हमारे